हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। सो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे सीआरपीसी के सेक्शंस 27 सेक्शन ऑनवर्ड्स। तो सीआरपीसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे वो आप किसी भी लॉ के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एमपीए डीपीओ हो गया, ठीक है, पंजाब डीडीए एडीए, वेदर एनी एग्जाम और जुडिशरी एग्जाम्स, तो हर स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शंस। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी न्यू लेक्चर्स ऐड हो। तो जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, सेक्शन 27 सेज कि कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल नहीं है डेथ के साथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ, अगर वो किसी पर्सन ने कमिट किया है, ठीक है, जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, कोर्ट के सामने, अगर उसकी एज जो है दैट इज़ 16 साल से अगर वो कम है, तो उसको ट्रायल जो उसका है दैट इज़ कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सीजीएम और बाय एनी कोर्ट जो स्पेशली एम्पावर्ड है अंडर द चिल्ड्रन एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। तो दिस सेज कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल नहीं है डेथ के साथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ, अगर कोई भी पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी एज 16 साल से कम है, उसका ट्रायल कौन कर सकता है? सीजीएम या फिर कोई भी कोर्ट जो स्पेशली एम्पावर्ड है अंडर द चिल्ड्रन एक्ट। नौ कितनी सजा एक हाई कोर्ट जज दे सकता है, सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, वो हमें सेक्शन 28 में दिया। तो हाई कोर्ट कितनी भी सेंटेंस पास कर सकता है, दैट इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। बट जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं वो पास कर सकते हैं सेंटेंस, दे मे पास एनी सेंटेंस दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। बट कोई भी सेंटेंस ऑफ डेथ जो पास की जाती है, ऐसा कोई भी जज पास करता है, दैट शेल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। सो किसकी कन्फर्मेशन लेनी होगी? हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन। वैसे वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट अगर डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो हाई कोर्ट से कन्फर्म करना होगा उनको। अगर असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा जो है वो कोई भी, अगर किसी केस में सज़ा है या फिर डेथ सेंटेंस है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो वहाँ पे वो सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो असिस्टेंट सेशन जज की अथॉरिटी कहाँ तक है? जो ऑफेंसेस में सज़ा जो है 10 साल से एक्सीड नहीं कर रही है। सेंटेंसेस जो मजिस्ट्रेट्स पास कर सकते हैं, जो अगर तो सीजीएम है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बट अगर किसी केस में जो सज़ा है वो 7 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पे सीजीएम नहीं पास कर सकता। तो सीजीएम कौन कौन सी सेंटेंस नहीं पास कर सकता है? सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। सिमिलरली जीएमआईसी की अगर हम बात करें, तो जीएमआईसी कोई भी सेंटेंस पास नहीं कर सकता, सिर्फ ठीक है, जो अगर 3 साल से जिसकी सज़ा ज़्यादा है, या फिर फाइन जिसमें 10,000 रुपये का है, या फिर दोनों चीज़ें, 10,000 से ज़्यादा है। तो सेकेंड क्लास के लिए जो लिमिट प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कोई भी सज़ा दे सकता है जो सिर्फ 1 साल तक है, या फिर फाइन 5,000 रुपये तक का, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता है। ठीक है। व्हाट इज़ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन? अगर किसी ने, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने अवॉर्ड कर दिया, मतलब कि उसको फाइन लगा दिया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने पेमेंट नहीं की, तो क्या उसके रिगार्डिंग सज़ा हो सकती है? सो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो अवॉर्ड कर सकता है, उसके रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट दे सकता है अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है फाइन को पे करने में, एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। बट दिस सेज दैट कि वो जो भी इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जो भी पावर्स मजिस्ट्रेट को दी गई हैं अंडर सेक्शन 29। तो 29 में हमने देखा था कि मजिस्ट्रेट्स को एक पावर्स दी है कि आप इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हो। सो ये कहता है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। फर्दर दिस सेज कि जहाँ पे ऐसी जो इम्प्रिजनमेंट है वो अवॉर्ड की गई है एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटैंटिव सेंटेंस, वो एक्सीड नहीं कर सकती है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो जहाँ पे जो ऐसी इम्प्रिजनमेंट है दैट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटैंटिव सेंटेंस दैट कैन नॉट एक्सीड 1/4, जो भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, कॉम्पिटेंट है देने के लिए। जो भी इम्प्रिजनमेंट इस सेक्शन में दी जाती है वो एडिशन में हो सकती है, जो कि मजिस्ट्रेट अवॉर्ड कर सकता है अंडर सेक्शन 29। वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है वो 1 साल की सज़ा दे सकता है अगर फाइन ने नहीं ना, अगर फाइन पे नहीं किया उस एक्यूज ने, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 1 साल के साथ साथ उसको प्लस
ठीक है, जितनी भी सज़ा बनती है प्लस 6 ईयर्स की दे सकता है, बट जो वो सज़ा है वो एडिशन में हो सकती है, चाहे वो एक्सीड कर जाए। दिस इज द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29। एक होता है कॉन्करेंट सेंटेंसेस, एक होता है कंसेक्टिव सेंटेंसेस। कॉन्करेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि वो एक साथ रन करेंगे। कंसेक्टिवली का मन होता है मतलब होता है कि वन आफ्टर द अनदर, मतलब कि अगर किसी पर्सन के ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के चार्जेस हैं, तो जो उसकी पनिशमेंट्स हैं, जो भी उसको सेंटेंसेस मिले हुए हैं, वैसे पहले वो एक की सज़ा काटेगा, फिर वो दूसरे की काटेगा। दैट मीन्स कि एक के बाद दूसरा कमेंस करेगा, ठीक है। बट अगर कोर्ट डायरेक्शंस देती है तो ऐसी पनिशमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी भी रन कर सकती हैं। दैट कैन रन कॉन्कूरेंटली ऑल्सो। तो दिस सेज व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर किसी पर्सन को कन्विक्शन होती है एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 to the several punishments, such punishments when consisting of imprisonment to commence one after the another। वैसे तो वो consecutively run करेंगी as the court may direct, unless the court directs that such punishments shall run concurrently। तो in case of the consecutive sentences, ये ज़रूरी नहीं है कोर्ट के लिए, only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the imprisonment which is competent to inflict on conviction for single offence to send the offender for trial before a higher court। दिस सेज कि अगर कंसेक्टिव सेंटेंसेस होती हैं, मतलब कि एक के बाद एक रन करेगी, तो ज़रूरी नहीं है कोर्ट के पास कि एग्रीगेट जो पनिशमेंट है सेवरल ऑफेंसेस की, अगर वो एक्सेस है, अगर उससे एक्सेस है जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट कर सकता है, तो वो ट्रायल के लिए कि उसको हायर कोर्ट के पास भेजे। ये फर्दर कहता है कि किसी भी केस में जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो कि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए फॉर अ सिंगल ऑफेंस। फर्दर दिस सेज दैट फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन, जो एग्रीगेट है कंसेक्टिव सेंटेंसेस का दैट इज पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। वो क्या होगा? वो सिंगल सेंटेंस होगा। तो कौन कौन कन्फर कर सकता है पावर? हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है पावर है, ठीक है, कि वो कन्फर कर सकती है पावर्स, ठीक है, ऑन द और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स। विड्रॉल कौन कर सकता है पावर्स? हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फर्दर यहाँ पे भी कन्फर भी हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, विड्रॉ भी यही कर सकती है। पावर्स ऑफ द जजेस और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय द सक्सेसर्स इन चीफ। ये कहता है कि जहाँ पे एडिशनली असिस्टेंट सेशन जज जो है वेयर देयर इज एनी डाउट एज टू कि कौन सक्सेसर होगा एडिशनली असिस्टेंट सेशन जज का, तो सेशन जज राइटिंग में जो है, ठीक है, सेशन जज इन राइटिंग द जज हु शेल फॉर द, वो जो है राइटिंग में दे सकते हैं कि कौन सक्सेसर होगा। जहाँ पे कोई भी डाउट है कि कौन सक्सेसर होगा किसी मजिस्ट्रेट का, तो वहाँ पे किसके पास अथॉरिटी है? सीजीएम के पास या डीएम के पास। वो डिटरमाइन कर सकते हैं राइटिंग में कि कौन मजिस्ट्रेट जो है सक्सेसर होगा। पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस, पुलिस ऑफिसर्स जो सुपीरियर इन रैंक हैं टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के, वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेंगे थ्रू आउट द लोकल एरिया जहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई। पब्लिक की ड्यूटी बनती है कि वो मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को असिस्ट करे अंडर सेक्शन 37। ये कहता है कि हर पर्सन बाउंड है कि वो असिस्ट करे मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को जो रीजनेबली डिमांड करते हैं उसकी हेल्प इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट, जिसको वो, ठीक है, जिसको वो अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड है, किसी भी प्रिवेंशन या सप्रेशन और ब्रीच ऑफ पीस के लिए, किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो कि होने वाली है किसी भी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी को। फर्दर दिस इज पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, की पब्लिक की ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन जो है कुछ ऑफेंसेस की, ठीक है, वो प्रोवाइड करे। सो एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द, जिसको भी इसके बारे में पता है, ऑफ द इंटेंशन कि कोई और पर्सन की इंटेंशन है कि कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है जो कि पनिशेबल है अंडर चैप्टर 121 टू 126 बोथ इंक्लूसिव, या फिर जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हैं, लीगल ग्रेटिफिकेशन है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड को लेके हैं, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू किडनैपिंग फॉर रैंसम,
ठीक है। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, ऑफेंसेस ऑफ रॉबरी में 392 टू 399, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जर्नली नहीं आता है, पब्लिक सर्वेंट अगर करता है तो, कोई भी मिसचीव करता है प्रॉपर्टी से, कोई भी ऑफेंस ऑफ ट्रेस पास करता है, लर्किंग ट्रेस पास करता है, तो अगर तो रीजनेबल एक्सक्यूज है फिर तो ठीक है, वरना ठीक है हर पर्सन बाउंड है, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एंड अगर वो एक्सक्यूज लेना चाहता है रीजनेबल एक्सक्यूज, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर होगा, वो उस पर्सन के ऊपर लाई करेगा जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता थी कि उसने जो है ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स जो एम्प्लॉय किए गए हैं इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, उनको एक रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है, रिजाइडिंग इन द विलेज, कम्युनिकेट करनी होगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, कि कोई भी परमानेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस जो है नोटोरियस रिसीवर या वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, उनके रिगार्डिंग जो है उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फर्दर दिस सेज पुलिस के पास कब अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कमिट करता है उसकी प्रेजेंस में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट मिली है कि उसने या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करती है कि ऐसे पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट जो है पनिशमेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म जो 7 साल से कम हो सकती है या फिर एक्सटेंड कर सकती है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, चाहे वो फाइन के साथ है चाहे वो नहीं है। अगर सेटिस्फाइड है पुलिस ऑफिसर कि उसके पास रीजन टू बिलीव है ऐसी कंप्लेंट को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि उसका अरेस्ट जरूरी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो इसको अरेस्ट करे। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर द पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग द अरेस्ट कि रीजंस क्या है ऐसे, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के। दिस फर्दर सेज दैट प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर पर्सन का अरेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है तो वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि उसने ऐसा अरेस्ट जो है वो क्यों नहीं किया है। ठीक है, फर्दर दिस सेज अगेंस्ट होम, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से ज़्यादा है, चाहे वो फाइन के साथ है या नहीं है या फिर डेथ सेंटेंस है, एंड पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, एनीथिंग जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को, इन सारी चीज़ों में जो है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, द पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी, ठीक है, कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को बिना वारंट के। सो दिस इज, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन, कोई भी पर्सन अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया है या रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, वो उसको अरेस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट अंडर, अगर उसने उसको अरेस्ट करना है तो उसको वारंट या ऑर्डर लेना होगा मजिस्ट्रेट का। ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 41 में हमें दिया है कि कहाँ पे एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। फर्दर दिस सेज दैट नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, दिस सेज कि द पुलिस ऑफिसर इन ऑल द केसेस जहाँ पे अरेस्ट ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है सेक्शन 41 के 41 के 1 में इशू कर सकता है नोटिस के डायरेक्शंस देते हुए इस पर्सन को जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पिशन मिली है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया है, कि उसके सामने अपीयर हो। ठीक है, अगर ऐसा नोटिस इशू किया गया है तो ऐसे पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उसके साथ कंप्लाई करे। अगर ऐसा पर्सन कंप्लाई करता है, कंटिन्यू करता है, तो उसको अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस। ठीक है, अगर ऐसा पर्सन कंप्लाई नहीं करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, देन ही कैन बी अरेस्टेड। नोटिस के साथ कंप्लाई नहीं करता है या अनविलिंग है, वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो पुलिस ऑफिसर सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किए हैं उसको अरेस्ट कर सकती है। Procedure for arrest and duties of the officer making arrest. What is the procedure for making arresting a person? Every police officer जो भी अरेस्ट करता है वो एक एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम की इजीली जो आइडेंटिफाई कर सके कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वो प्रिपेयर करेगा, जिसको टेस्ट करेगा वहाँ पे एक विटनेस हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, जो या रिस्पेक्टेबल मेंबर है लोकेलिटी का, काउंटर साइन किए जाएंगे बाय द पर्सन अरेस्टेड एंड इनफैक्ट इन्फॉर्म किया जाएगा the person arrested unless the memorandum of is attest that he has a right to, कि उसका राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को बता सकता है कि उसको जो है अरेस्ट किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एंड स्टेट लेवल, हर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है राइट है अरेस्टेड पर्सन का कि वो किसी भी एडवोकेट को मिल सकता है अपनी चॉइस के ड्यूरिंग इंटेरोगेशन
बट नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के दौरान, बट इंटेरोगेशन के थ्रू आउट नहीं। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस, दिस इज अगर कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है कि आप अपना नाम बताओ या रेजिडेंस दो, एंड वो मना कर देता है, वो नहीं बताता या झूठ बोलता है, तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। अगर उसने सही नाम और पता बता दिया है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करके, विद और विदाउट श्योरिटीज, कि वो अपीयर हो जब भी मजिस्ट्रेट उसको बुलाए। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो बॉन्ड जो है दैट शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। शुड द ट्रू नेम ऑफ एड्रेस नॉट असर्टेन, अगर ऐसा नाम या एड्रेस 24 घंटे के अंदर नहीं बताया गया जब से उसको अरेस्ट किया गया या उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उस पर्सन को उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 42। फर्दर दिस सेज कि एक प्राइवेट पर्सन कब किसको अरेस्ट कर सकता है। सो प्राइवेट पर्सन भी जैसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन के पास भी अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को अगर उसने कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर वो बिना किसी अननेसेसरी डिले एंड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले के, ठीक है, वो उसको जो है कि पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर वो ऐसे पर्सन को लेके जा सकता है किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे। तो अगर रीजन टू बिलीव है कि ऐसे पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है दैट कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, पुलिस ऑफिसर उसको दोबारा से री अरेस्ट कर सकता है। अगर रीजन टू बिलीव है कि उस पर्सन ने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है एंड वो रिफ्यूज कर देता है अपना नाम या एड्रेस बताने के लिए, ठीक है, तो फिर सेक्शन 42 के अंडर जो है वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ही शैल बी डेल्ट, तो सेक्शन 42 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। अगर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है तो ही शैल बी एट वंस रिलीज, साथ के साथ उसको जो है रिलीज कर देगी पुलिस। जैसे हमने देखा प्राइवेट पर्सन के पास अथॉरिटी है वो अरेस्ट कर सकता है, सिमिलर इज द अथॉरिटी इज विद द मजिस्ट्रेट। सो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, उसके पास अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट कर सकता है ऐसे ऑफेंडर को, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरइन, कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। एनी मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, किसी भी टाइम पे अरेस्ट करके डायरेक्ट कर सकता है इन हिज प्रेजेंस उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, ऑफ एनी पर्सन of for whose arrest he is competent at the time and the circumstances issue a warrant. This says कि अगर कोई भी members of armed forces को जो है अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करने के लिए जो है नो मेंबर, किसी को भी मेंबर आर्म्ड फोर्सेस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर उसने कुछ भी किया है डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर अरेस्ट करना है तो कंसेंट लेना होगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना होगा। अरेस्ट कैसे किया जाएगा, दिस सेज कि इन मेकिंग द अरेस्ट जो पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन है वो एक्चुअली टच या कन्फाइन करेगा बॉडी ऑफ द पर्सन को, अनलेस कि खुद सबमिट ना कर दे वो पर्सन, प्रोवाइडेड दैट जहाँ पे एक वुमेन को अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको टच या कन्फाइन कर सकती है, मेल पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है। अगर जो पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट करता है अरेस्ट करने के लिए तो रीजनेबल फोर्स कोई भी मीन्स यूज़ किए जा सकते हैं उसके अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए। दिस सेज कि अगर नथिंग, इस सेक्शन में कोई भी राइट नहीं देता है कि आप किसी की डेथ नहीं कर सकते हो किसी को अरेस्ट करने के लिए, अगर तो वो किसी ऐसे ऑफेंस के साथ चार्ज है जिसका डेथ है, जिसकी सजा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, देन यू हैव अ राइट टू कॉज द डेथ, अदरवाइज यू डोंट हैव अ राइट टू कॉज द डेथ। तो पुलिस ऑफिसर के पास अदरवाइज राइट नहीं है। कोई भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, सूर्य आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में ऐसा करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है एक रिटन रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है, वो प्रायर परमिशन लेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है या अरेस्ट हुआ है। तो दीज आर योर सेक्शंस अप टू 46। बाकी के सेक्शंस हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अनअकैडमी पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट होने वाला है जुडिशरी का, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28th ऑफ नवंबर। 12 महीने का बैच है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है यू कैन जस्ट यूज दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ जो है अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा। दिस इज द राजस्थान स्टेट जुडिशरी बैच, इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर। ये 6 महीने का बैच है आपका, ठीक है। यू कैन जस्ट यूज दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ। ये जुडिशरी टेस्ट सीरीज कैलेंडर है नवंबर का। सो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी आपके पास सब कुछ एक्सेसिबल है, चाहे वो आप, ऐसा नहीं है कि आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया तो आप इसको नहीं देख सकते हो। आपने इस बैच को ज्वाइन किया, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले ली, आप कुछ भी वॉच कर सकते हो जो भी अनअकैडमी पे
क्लासेस चल रही हैं, लाइव रिकॉर्डेड, एनीथिंग, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू यू। चाहे वो बैचेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, चल रहे हैं, अपकमिंग बैचेज हैं, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स यू विल गेट विद द सब्सक्रिप्शन। ये सारे उसके जो हैं फीचर्स हैं। आपको मूक इंटरव्यू वीडियोस मिलते हैं सारे बेनिफिट्स प्लस के, फोकस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आर देयर। So you can just subscribe the YouTube channel Unacademy Judiciary, and you can subscribe VB Law classes and my Telegram handle to get the schedules and updates regarding the classes. And whenever you want to take the subscription, don't forget to use this code. You get to save your money. Thank you so much, everyone.